रचनाकार अगे उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1। प्रकृति और पुरुष। अब तक हमने देखा कि शेखर पेड़ पे से गिर गया था और उसे इसका बहुत क्रोध था। अब आगे वह पेड़ के पास पहुंच गया। इतने समीप से उसका एस आकार स्पष्ट नहीं दिखता। पत्तियां और शाखें अलग अलग नजर आती। उसने कोट उतार दिए, जूते उतार दिए, एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे वह पेड़ पर चढ़ गया। एक लंबी सांस लेकर और जोर से दांत भींचकर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह उस वृक्ष को अपंग कर रहा है, उसकी शाखें काट रहा है, शारदा के नाम से उसकी प्रायरता को मिटा रहा, क्योंकि शारदा के सामने ही उस पेड़ से गिरा था और वो खूब हंसी थी। जब वह बहुत सी शाखें काट चुका तब वह उतरता है, कपड़े पहनता, कुल्हाड़ी छिपाता और शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बिना फिर कर देखे जल्दी जल्दी घर की ओर चल देता। घर से कुछ दूर बाहर के फाटक के पास उसका उन्माद उतर जाता, उसके मन पर से शाप का बोझ उठ जाता। वह रुककर उस शिखर की ओर देखता, उसकी आंखें मानो उसी से आंख बचाकर एक चिन्ह को ढूंढती हैं और उसके, शारदा के और उन दोनों के एकत्व के उस चिन्ह का आकार एस से बदलकर एक अधूरे सिफर सा, एक औंधे रिक्त प्याले सा खड़ा आकाश को देख रहा है। और वह एक बड़ी सी सिसकी लेकर अपने अथाह आंसुओं को पीकर कहता है, शारदा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वह संधि का एक क्षण असीम जितना विस्तीर्ण है और असीम का एक क्षण भर सा छोटा। जिस दिन शेखर ने निश्चय किया था कि अब कभी शारदा से मिलने नहीं जाएगा, उसी सप्ताह भर बाद ही वह अपने स्थान पर बैठा था। पर वह नहीं आई। 1 दिन, 3 दिन, सप्ताह, 3 सप्ताह, अब 2 महीने होने को चले थे, वह नहीं आई थी। इस बीच में बहुत कुछ हो गया। पहले तो ये निश्चय हुआ कि शेखर मैट्रिक की परीक्षा दे और कॉलेज जाने की तैयारी करे। इसके लिए वह कुछ ही दिन में उतर जाने वाला था। पर पढ़ाई और भावी परिवर्तन की चिंता से बढ़कर भी कुछ उसके जीवन में हुआ था, कुछ जो कहीं अधिक व्यक्तिगत और गहरा था। उस पेड़ को काट देने के बाद शेखर की मनोवृत्ति बदल गई थी। वह संभल गया था, समझ गया। वह पहले किसी उलझन जिसमें गृहिणी के मुख के साथ बड़ी कन्या की वाणी, वाणी की झंकार और शारदा के शब्द उसमें मनस्थिति में आते थे, अब नहीं थी। उसने अपने भीतर के उपद्रव को पढ़ लिया था, अपने भीतर छिपे सत्य को प्रत्यक्ष करके स्वयं स्वीकार कर लिया था कि वह शारदा को प्यार करता। अब उसे वैसे मिश्रित स्वप्न नहीं आते। वह सारे शरीर में फैलने वाली अवर्णनीय अशांति उसे नहीं सताती। अशांति का प्रकार तो अब भी वैसा ही अकथ, खिंचाव भरा और शरीर व्यापी था, पर अब वह अकारण और असमय नहीं आती थी। अब शेखर जानता था कि उसका अभिन्न संबंध शारदा से और शारदा के विचार से है, और अब वह अपने जीवन की एक स्वरता से उकताकर पुराण संसार में अपने को भुला देने की चेष्टा नहीं करता। ग्रीक पुराण में से नरगिस और प्रतिध्वनि या होरो और लिएंडर या डेफनी और एपोलो या इरोस और साइकी की गाथाएं नहीं पढ़ता। अब उसने टासो और टेनिसन तक को छोड़ दिया। अब तो जब भी एकांत पाता वह ग्रामाफोन पर वायलिन के रिकॉर्ड सुना करता, या कभी रात्रि के अत्यंत एकांत में शेषन्ना की बजाई हुई वीणा का एक रिकॉर्ड सुनता हुआ एक तुलना किया करता, जिसका निर्णय सदा ही शेषन्या के विपक्ष में होता। जब घर में उसे ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होते तब वह उस पवित्र स्थान पर जाकर रवि ठाकुर की गीतांजलि पढ़ा करता। अब इस रहस्यवादी कविता में उसे एक ऐसा रस मिलता जो उसने कभी किसी वस्तु में नहीं पाया था। एक पद पढ़ते ही उसका सारा पिछला जीवन मानो मैल की तरह धुलकर उससे अलग हो जाता और उसे अनुभव होता कि वह किसी देवता की अर्चना के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर खड़ा है। Shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs। और कभी एक उल्लास उसके रक्त में नाचने लगता। Oh the waves, the sky devouring waves, glistening with light, dancing with life, the waves of adding joy। 1.5 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वह नहीं आई और अपनी उग्र उत्कंठा लिए हुए भी शेखर वह प्रतीक्षा करता है। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पथ में नहीं। आज शेखर से प्रतीक्षा नहीं सही जाती। 2-4 दिन में ही वह परीक्षा के लिए उतर चला जाने वाला है। फिर भी उसे विचार नहीं आता है कि वह स्वयं जाकर शारदा से मिल आए या देख ही आए। वह आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या शेखर ने एक बार क्रोध में कह दिया कि नहीं आऊँगा, इसलिए इतने दिन क्यों नहीं आई?
उस समय शेखर को कौन बताता कि वह उसके दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी निराश होकर बहुत देर रोकर और एस वाले वृक्ष के पत्ते लेकर चली गई थी, बिना यह सोचे कि फिर कब आएगी। शेखर रवि ठाकुर की वही पद्य पढ़ रहा था और उसे किसी वृक्ष को, कभी नीचे बिखरी पत्तियों को और कभी आकाश को सुना रहा था। आई शैल एवर ट्राई टू कीप माई बॉडी प्योर, नोइंग दैट दाई लिविंग टचेस अपॉन ऑल माई लिम्स। लंबे लंबे वृक्षों की वर्णनहीन सी शाखाओं की उलझी हुई छाया, लाल नसवारी और पीले रंगों के झरे हुए पत्तों पर अलसाई सूर्य किरणों की स्निग्ध विचलन, उनमें जान डाल देने वाली पृष्ठभूमि के देवदारू वृक्षों का गाढ़ा मुंगिया रंग, ये सब टोड़ा जाति के शब्दहीन संगीत की भांति एक राग बनकर उसकी चेतना में समाये जा रहे थे। वह आई मुरझाई हुई सी, खोई हुई सी, और एकाएक अविश्वास से खिल उठी। फिर अविश्वास तो पूछ गया, वह खिली रह गई। वह शेखर के पास बैठ गई, दोनों चुप रहे। शेखर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिसे अपनी भाषा में नहीं कहा जा सकता, जिसकी व्यंजना के लिए मौन भी एक रूखा उपाय है, उसे कैसे एक विदेशी भाषा में कहा जाए। शेखर उसे गीतांजलि सुनाने लगा। वह वैसे ही खोई हुई सुनती रही। On the day the lotus bloomed, alas, my mind was straying and I knew it not. तब धीमे अस्फुट स्वर में टूटे वाक्यों में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती रही और निराश हुई, और शेखर के हृदय में जो कृतज्ञता भर गई उसे छिपाता हुआ वह चुपचाप गंभीर बना बैठा रहा। तब धीमे अस्फुट स्वर में टूटे वाक्यों में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती, पर वह संधि के दिनों में ऐसे बैठे हुए यह गंभीरता कब तक। वे दोनों उठे और हाथों में किताब लिए हुए शेखर कभी इधर कभी उधर शारदा के पकड़ने के लिए भागने लगा। वह चंचला पकड़ में न आती। दौड़े दौड़े वह अपने परिचित संकेत स्थल से बहुत दूर निकल आए, एक दूसरी ही पहाड़ी के आंचल में, जिसके नीचे झील थी और जिसके ऊपर फैली हुई घास में स्थान स्थान पर सुदर्शन जैसे आकार की लीली खिल रही थी। अधिकांश बिल्कुल श्वेत, किंतु कोई कोई ऐसी जिसकी पंखुड़ियों में एक आड़ी लाल रेखा में खिंची हुई होती। शारदा हाँफती हुई घास में लेट गई। शेखर उसके पास ही खड़ा हो गया, लेकिन इतने व्यायाम से उसके शरीर की तृप्ति नहीं हुई, उसमें संचित हो रही उत्तेजना बिखरी नहीं। शेखर किताब घास में फेंककर जल्दी जल्दी फूल तोड़कर समेटने लगा। जब जब उसके हाथ भर जाते वह उन्हें ले जाकर शारदा के आगे डाल देता और फिर और समेटने लगता। वहाँ पड़े पड़े शारदा को आसपास जहाँ तक दिख सकता था वहीं के कुल फूल शेखर ने तोड़ लिए थे और उन्हें शारदा के सब और शारदा के ऊपर डाल दिया था। वह हंसकर उठ बैठी थी और एक हाथ पर अपने शरीर का बोझ डाले दूसरे को फूलों में दबाए मुस्कुराती हुई बैठी कुछ सोच रही थी। शेखर उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया, फिर घास में लेट गया और दोनों उस नीरवता में अपने अपने रहस्य दुहारने लगे। एक नशा सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया, उसकी सांस तीव्र गति से चलने लगी, उसका सारा शरीर तप सा गया। उसे लगने लगा कि उसकी छाती के भीतर कहीं सीसा उबल रहा। यह औंधा हो गया, अपने शरीर की सारी शक्ति से धरती से चिपटने लगा, क्रमशः अपने दोनों गाल और माथा उस गीली और शीतल घास पर दबाने लगा कि उनका ज्वर कुछ कम हो जाए। वह पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसका रक्त मांगता है कुछ और उत्कट अनुभूति। वह अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिंगन को दृढ़तर करने का विचार करता जाता, पर उठ खड़ा होता। शारदा के पीछे जाकर झपट कर दोनों हाथों से उसकी आंखें मूंद लेता और वह चौंक कर चुप रहती। शेखर और भी जोर से उसकी आंखें दबा लेता। शारदा का शरीर जलता क्यों है, कांपता क्यों है। एक दुर्दम में प्रेरणा से शेखर झुकता, अपनी ठोड़ी शारदा के सर पर टेक देता, उसके रूखे केशों को सूंघता, फिर अपनी नाक उन केशों में दबा देता और 2, 3, 4, 5 बहुत लंबी सांसें खींचता। वह नए मधुमास में नीम के बोर सा सौरभ, बहुत मीठी पुरानी शराब के फेंद सा वह शेखर के नयनों में प्रविष्ट होकर उसके मस्तिष्क में छा जाता, और जैसे किसी पागल को बहुत सी शराब पिला दी जाए वैसी ही दशा शेखर की हो जाती, 2 उन्मादों से उन्मत्त। वह बहुत अधिक काँप रही है और जितना ही काँपती शेखर उतना ही अधिक आंखों को दबाता जाता, मानो अपने दोनों हाथों और अपनी ठोड़ी के दबाव से उसका कंपन शांत कर देगा, उस छोटे से सुंदर सिर को कुचल डालेगा। वह एक हाथ से शेखर के हाथ हटाने का प्रयत्न करती है, पर कहाँ। यह क्या है, कंपन या सिसकी। उसकी सांस बड़े बड़े
टूटे से झोंकों में खिंचती है और उनमें क्या है यह हुक हुक जैसी हिचकी। शेखर एकदम उसे छोड़ देता, उसके पास ही फूलों के ढेर पर ही बैठ जाता और एकटक उसके मुख की ओर देखा जाता। फिर कल बीत जाते वह हिचकी सिसकी बंद हो जाती। शारदा बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उसकी ओर फेर कर एक गंभीर विषाद की मुस्कुराहट से, एक कोमल उलझे भरी आवाज़ से कहती, तुमने सब फूल कुचल डाले। एक बहुत लंबे क्षण तक उनकी आंखें मिली रहती। उसी क्षण वह उठ खड़ी होती। शेखर न उसकी बात का उत्तर दे पाता, न फूलों पर से उठ ही पाता। वह धीरे धीरे मुड़कर चलने लगती। शेखर उसे रोकने को उंगली भी नहीं उठा पाता। वह विदा भी नहीं मांगती, पर शेखर की जिह्वा में उससे इतना पूछने की शक्ति भी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक और घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकल जाने की उत्सुकता और दूसरी शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग, दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ा। किवाड़ खटकाकर शेखर अंधकार में खड़ा प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आकर द्वार खोले। थोड़ी देर बाद उसे दिखा कि भीतर से एक दिए का प्रकाश द्वार की ओर आ रहा। फिर किवाड़ चिराए और सांकल खटकी, द्वार खुल गया। एक लड़की दिया हाथ में लिए एक और हटकर खड़ी थी। शेखर ने आंख भर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे बढ़कर उसे लगा वह उस लड़की को पहचानता है। उसने रुककर बिना लौटे झेपे हुए स्वर से कहा, शशि। शशि ने दिए वाले हाथ से साथ दूसरा हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। शेखर को एकाएक वह लोटे की लड़ाई का दृश्य याद आ गया जो उनका एकमात्र परिचय था। वह जल्दी से आगे बढ़कर ऊपर चला गया। शशि द्वार पर खड़ी रही। शेखर ने मौसी विद्यावती को और उनके पति देवनाथ को प्रणाम किया। अपना कमरा देखकर उसने सामान इत्यादि खोला, किताबें सजाकर मेज पर रखी और पढ़ने बैठ गया। मौसी ने आकर कहा, कुछ आराम तो करते, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। शेखर ने शर्माते हुए कहा, दिन बहुत थोड़े रह गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। शेखर अपनी परीक्षा के लिए अपने मौसी के पास आ गया है। वो मौसी की बेटी जो है शशि, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जब ये बहुत छोटे थे स्नान के लिए वो लोटा दिया था और इसने कहा था शेखर ने कि ये मेरा है, और वो उसके सर पर लग गया था और इसने कहा था कि ये खुद ही हो गया। उसने उस समय शेखर को बचा लिया था। आगे मौसी चली गई। शेखर किताब सामने खोलकर सोचने लगा, उस दिन शारदा को क्या हुआ था, वह क्यों रोई थी। तभी नीचे से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। शेखर चौंका, फिर किताब उठाकर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। शशि कितना हंसती है। शारदा और तरह हंसती थी। उस दिन जब परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताब। शशि ने आकर कहा, भाई जी, माँ रोटी खाने को बुलाती है। शेखर सोचने लगा, यदि शशि उसे भाई जी ना कहकर शेखर कहे तो हर्ज है। वह उससे बहुत बड़ा नहीं। प्रकट बोला, चलिए मैं अभी आया। उसे नहीं समझ आया कि शशि किस प्रसंग में कह रही, मैं आपसे बड़ी थोड़े ही हूँ। शशि चली गई। शेखर फिर ज्योमेट्री की किताब की ओर देखने लगा। शेखर दिन में 16-16 घंटे पढ़ता और तब उठता, जबकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल थक जाता था, काम से जवाब दे देता था। फिर भी चारपाई पर लेटते ही उसका मस्तिष्क इतने विचारों, चित्रों से भर जाता, इतनी जिज्ञासाएं उसके मन में जाग उठती। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वह कुछ पागल सी थी, उसकी आंखें भी भैंगी थी और आसपास के लड़के उसे आते जाते देखते तो एक स्वर में पुकारते, सुमित्री, कानी, तितरी। शेखर यह सुनकर या उसे देखकर एकाएक हंस उठता था, पर जाने क्यों वह और किसी की परवाह नहीं करती थी। शेखर को हंसता देखकर उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ जाते। एक दो बार यह देखकर शेखर ने हंसना छोड़ दिया। तब सावित्री उसे कहीं बैठाया पढ़ता देखकर उसके पास चली आती और चुपचाप खड़ी रहती। कोई और आ जाता तो भाग जाती, नहीं तो लगातार घंटा भर वहीं खड़ी रहती। शेखर उसे कभी बुलाता भी नहीं, वह भी कभी नहीं बोलती, केवल शेखर को पढ़ते देखती रहती। धीरे धीरे शेखर उसके वहाँ होने का अभ्यस्त हो गया, बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी करने लगा। पढ़ते समय यदि वह न होती, शेखर का ध्यान पढ़ने में न लगता। वह उसकी प्रतीक्षा करता और सोचता रहता, वह क्यों नहीं आई। कौन? सावित्री। बीच बीच में कभी उसे शारदा का ध्यान आ जाता। शारदा जहाँ पे इनके माता पिता रहते हैं, उस स्थान पे जो इनकी पड़ोसी। वह अपने को कोसने लगता, क्यों मैं और किसी की कल्पना भी करता हूँ, मैं शारदा को प्यार करता हूँ और दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। तो वह दांत पीसकर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा करता है, पढ़ाई में और सभी को भुला देने की,
ताकि शारदा के अतिरिक्त कोई उसके भीतर कहीं स्थान न पाए। शशि दोनों समय उसकी रोटी लाती, सब लोग चौके में खाते, वह कमरे में खाता, और रोटी खिलाने का काम शशि के सुपुर्द किया गया। शशि उससे कभी पूछती नहीं कि खाना ले आऊं। जिस समय हो जाता या जब वह उचित समझती तब खाना लाकर शेखर की मेज़ पर से किताबें एक ओर हटाकर रख देती और कुछ दूर खड़ी रहती। शेखर कोशिश करता कि उस परिस्थिति को भूल जाए, पढ़ता रहे, पर कुछ देर बाद किताब बंद करके चुपचाप खाने लगता। जो चीज़ कम हो जाती शशि स्वयं ला देती, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके इनकार करने की भी कुछ असर नहीं होता। शशि को चीज़ देनी होती दे जाती, वह चाहे लाख रोकता रहे, पर बोलती वह कभी नहीं थी। कभी शेखर बात करने के लिए कह देता, बहन जी अमुक चीज़ ला दीजिए, तो वह चुपचाप आज्ञा का पालन कर देती, हाँ न कभी न करती। यह भी शेखर की पढ़ाई में विघ्न डालने लगा। वह इसी को लेकर सोचता रहता कि क्यों, कब, कैसे, क्या, और भूल जाता कि उसे पढ़ाई करनी। एक दिन तंग आकर उसने मौसी के पास नालिश की, मौसी बहन हमसे बोलती नहीं, इनसे कहिए बोला करे। मौसी ने हंस दिया, लेकिन उस दिन शाम को जब शेखर खाना खा रहा था तब शशि ने कहा, मैंने आपकी शिकायत की है, और बाहर चली गई। उसके बाद शेखर को स्वयं दाल रोटी इत्यादि मांगनी पड़ी। दूसरे दिन उसने कहा, मैं भी चौके में भोजन करूँगा। वह चौके में गया तो मौसी ने कहा, शेखर, शशि कहती है कि तुम उसे बहन जी मत कहा करो, वह तुमसे छोटी है। लेकिन मुझसे तो वह बोलती ही नहीं। इसीलिए नहीं बोलती, कहकर मौसी हंसने लगी। शेखर बोला, तो हमें पहले ही बता देती, लेकिन उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता वह शशि के पास से जाते हुए खामखा कह देता बहन जी, और वह भी कभी नहीं बोलती। इस प्रकार शेखर सावित्री की प्रतीक्षा न कर रहा होता तब इस ताक में होता कि शशि उसके पास आए, वह उसे चिढ़ा सके। उसे नहीं जान पड़ता कि पढ़ाई के समय का कितना अंश पढ़ने में बीतता और कितना इन प्रतीक्षाओं में। और कभी शारदा का ध्यान आ जाता तो वह अनुपात और क्रोध से जल उठता कि क्यों उसने अपने समय का एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया है। इसी प्रकार उसकी पढ़ाई होती रही और परीक्षा भी हो गई। शेखर जब लौटने लगा तब उसने सबसे विदा मांगी, केवल शशि से नहीं मांगी। मांग ही नहीं सका, क्योंकि जब ही उसके आरंभ किया बहन जी, तभी शशि वहाँ से चली गई। तो स्टेशन पर वह उसे छोड़ने आई, तब वह गाड़ी पर बैठ गया। सब लोग प्रणाम नमस्कार कर चुके, तब शशि ने पास आकर हाथों की उंगलियां मात्र जोड़कर अधूरा सा प्रणाम करते हुए कहा, अब भी आप बहन जी कहेंगे? शेखर जैसे भर आया, उसने जल्दी से कहा, शशि। गाड़ी चल पड़ी। शेखर ने देखा शशि के मुख पर मधुर सी मुस्कुराहट, तब उसने एकाएक पुकार कर कहा, बहन जी। उतनी दूर से वह शशि की आकृति नहीं देख सका, यद्यपि शशि ने उसकी आवाज़ सुनी जरूर। लेकिन जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई तब शेखर को सावित्री, शशि, मौसी, पढ़ाई, परीक्षावल सब कुछ भूल गया। एक ही बात उसके मन में रह गई कि वह दक्षिण लौट रहा और दक्षिण में शारदा है। यह बात उसके शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा में इस प्रकार छा गई कि उस भौतिक संसार का उसे ज्ञान ही न रहा। और घर पहुंचकर जब उसे जाना कि एक तार इस आशय का आया है कि उसका बड़ा भाई ईश्वर कॉलेज से लापता हो गया, तब इस समाचार की कोई विशेष छाप उस पर नहीं पड़ सकी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके माता पिता इतने उद्भ्रांत से क्यों हैं और उसके छोटे भाई क्यों दबे से चुपके से रहते हैं। उसके मानो पैर से पृथ्वी पर नहीं पड़ते और धरती से एक खास ऊंचाई पर चल रहा, जिससे संसार की कुल शक्तियां मिलाकर भी उसे नीचे नहीं खींच सकती। उसका शरीर मानो अभी तक उसके हाथों में दबाव के नीचे का कंपन अनुभव कर रहा था। उसकी घ्राणेंद्रियां मानो अभी तक नीम के नए बोर की सुगंध से उसे बेहोश किए जा रही थी। किसी तरह उसने वह पहला दिन घर में ही बिताया। दूसरे दिन सवेरे ही उठकर घूमने निकला। वह वृक्ष पर गया, वहाँ वह नहीं थी, कोई कारण भी नहीं था कि हो। तब वह अपने पहाड़ की चोटी पर गया। वहाँ से सामने यूकलिप्टस के पेड़ों का वह कुंज तो दिखता, लेकिन उसके ऊपर से गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठे हुए धुएं का स्तंभ नहीं दिख रहा था। शेखर उतरकर भागता हुआ कुंज की ओर चला। गरुड़ नीड़ के पास पहुंचकर उसने देखा वहाँ बड़ी घनी शांति, कहीं कोई नहीं, घर में ताला लगा हुआ। शीशों में से झांककर देखा, कहीं सामान इत्यादि भी नहीं पड़ा, मकान बिल्कुल खाली। वहाँ भी वह नहीं था। शेखर सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठा तब वह संधि का ज्वार समाप्त हो गया था।
रसोई के साथ वाले कमरे में अकेला बैठा हुआ शेखर भोजन कर रहा। रसोई घर में माँ बैठी रोटी कर रही थी। शेखर के हाथ और मुंह तो खाने की क्रिया में संयोगी है, पर उसका मन वहाँ नहीं। वह कहीं भी इसका निश्चय नहीं। रोटी खत्म होती है तो शेखर को ध्यान नहीं रहता। माँ रसोई से आवाज़ देती है, रोटी ले जाओ, तो जाकर ले आता। हाथ में गुलाबी रंग के 2-3 कागज़ लेकर शेखर के पिता शेखर के पास से होकर रसोई घर चले गए। उनकी आकृति से शेखर को जान पड़ा कि कोई असाधारण समाचार है। वह रोटी चबाना भूलकर अनमना सा बैठकर सुनने लगा कि क्या बात होती है। ईश्वर दत्त का पता मिल गया। वह बम्बई में है, वहाँ पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा। वहाँ उसने कॉलेज का पता तो दिया है, पर पिता का नाम झूठ बताया। कॉलेज में कुछ जांच हुई, वहीं से तार आया। थोड़ी देर मौन रहा। शेखर समझता गया बात समान हो गई, पर फिर माँ बोलती है, अब की बार वह लौट कर आए तो उसकी शादी कर लो। पिता: शादी से क्या होगा? फिर थोड़ा सा चुप, फिर कहती है, ऐसे जैसे किसी और ही विषय की बात हो। अजीब लड़का है, भला ऐसे का कोई विश्वास करे? पति एक धीमा, कुछ अनिश्चित, कुछ विचार भरा ही एक अक्षर कहते हों। फिर एक मौन अभिप्राय से भरा हुआ। फिर माँ कहती, और सच पूछो तो? एकाएक उनका स्वर बहुत धीमा हो जाता, पर इतना नहीं कि शेखर न सुन सके। सच पूछो तो मुझे इसका भी विश्वास नहीं। इसका? शेखर का मुंह खुला रह जाता है, आंखें फटी सी जाती हैं, दुनिया भूल जाती है। वह कहीं बहुत ऊपर से गिरता है। एक धधकती हुई नेत्रहीन अनुभूति से दीवार को भेद कर वह देखता, माँ की मुख मुद्रा, उनकी आंखों का एकाएक थम गया सा भाव, और शेखर की ओर इंगित किया हुआ अंगूठा। इसका? शेखर ने उसे देखा नहीं। एक नेत्रहीन, कर्णहीन, मनहीन अनुभूति से उसे सोखा सा गया विष को। इसका? वह लड़खड़ाता सा उठा और उस कमरे से बाहर चल दिया, हाथ धोने को रसोई घर की ओर नहीं। पीछे माँ पूछी, रोटी लेगा? तो उत्तर न पाकर झुंझलाकर कहा, यह मुआ मुझसे बहुत सताता, इसके ढंग समझ ही नहीं आते। पिता मुआ शब्द के प्रयोग का क्षीण विरोध करने लगे। यह सब शेखर ने मानो द्वितीय चेतना से सुना। उसके बाद उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक अंधकार सा छा गया। इसका? इस शब्द का शेखर पर बहुत बहुत बुरा और बहुत बड़ा प्रभाव जिसे कहते हैं वो हुआ। इस एक शब्द ने उस जड़ता को तोड़ दिया जो शारदा के जाने से शेखर पर कब्जा कर बैठी। पर उसे कहाँ ले जा फेंका, कहाँ गिरा दिया। उसके भीतर, उसके जीवन में कुछ तोड़ दिया, जिधर जिसे वह देखता, एक कुछ अपना अंगूठा उसकी ओर दिखाकर कहता, इसका, 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 इसका। रात हो गई। शेखर उस समय से अपने कमरे में बैठा हुआ, बिल्कुल पाषाण सा। उसने कुछ खाया पिया नहीं और इसके लिए गालियाँ सुनी जो उसे छू नहीं गई, यद्यपि वे बहुत जली कटी और आंसुओं का भार लिए हुई थी। पिता डांट डपट कर चले गए। माँ भी कह सुनकर रो पीट झींक कर चुप हो गई। सब सो गए। शेखर ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर बैठा सुलगने लगा। उसके भीतर वह अथक भाव, जो पता नहीं क्रोध था या ग्लानि या घृणा या क्या, उसका उग्र था कि विचारों में नहीं बंधता था। उसका मस्तिष्क नहीं, समूचा शरीर ही एक साथ खिंच रहा था और कुचला जा रहा था। यह भावना की अनुभूति ही इतनी व्यापनी और स्तंभित कर देने वाली थी कि उसने किसी प्रकार की भी इच्छा कि स्थान नहीं छोड़ा। शेखर की संपूर्णता ही अवसाद का एक फफोला बन हुई थी जो फूट गया। शेखर अंधकार में ही था, उठा और मेज के खाने का ताला खोलकर एक कॉपी निकालकर अंधेरे में लिखने बैठ गया। पता नहीं कितनी देर तक, पता नहीं क्या क्या। वह कॉपी शेखर की डायरी थी। उस वर्ष में उस पर किए गए अन्यायों और अत्याचारों का इतिहास, और 2-3 महीनों में कितना अत्याचार किया जा सकता है। जब रात समाप्त हो गई तो शेखर बहुत देर तक लिखना समाप्त कर चुका और अंधेरे को फाड़कर देखता रहा था, सोया नहीं था। और लिखे हुए में से एक वाक्य घूम घूम कर मरुभूमि में गर्म आंधी की तरह हूँ हूँ करता हुआ उसके सर में गूंज रहा था। Better to be a dog, a pig, a rat, a stinking worm than to be a man whom no one trusts. एकाएक शेखर उठ खड़ा हुआ और दीवार से अंग्रेजी में बोला, आई हेट हर, आई हेट हर। फिर जब अभी कोई नहीं उठा था, उसने कपड़े पहने और अपने कमरे की खिड़की के रास्ते बाहर कूदकर किसी और चल पड़ा। सूर्योदय तक शेखर 7-8 मील चला आया था। एक बड़े से बाग में एक कीच भरे पोखर के पास वह बैठ गया। उसने बहुत कुछ सोच डाला था। स्त्री हत्या से लेकर आत्महत्या तक सभी प्रकार के साधनों पर विचार कर चुका था। शेखर की मानसिक गढ़न की कीड़ा सामर्थ्य ने, या शिक्षा के किस सिद्धांत ने, यह किस अपार शक्ति के किस प्रेरणा ने उस दिन उसे बचाया?
यह वह नहीं जान सकता। किस चीज़ किस दुर्घटना से बचाया इसकी भी कल्पना से नहीं सका। इतना अनुमान उसका अवश्य है कि उस दिन उसके भीतर जो जिघांसु असुर जागा था उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, कुछ भी जघन्य नहीं था, कुछ भी नीति भ्रष्ट नहीं था, क्योंकि वह असुर जघन्य और अनुकरणीय नीति और अनीति के विचार से, विचार शक्ति मात्र से कहीं अधिक पुराना था। शेखर ने जेब से कागज़ पेंसिल निकाली और एक प्रतिज्ञा लिखने लगा। माँ का कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा जिसमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरी रत्ती भर विश्वास करना पड़े, उससे बोलूँगा ही नहीं। कभी कोई पूछेगा तो कभी नहीं कहूँगा कि मेरी माँ ही नहीं है। और किसी उपन्यास में से निकाल कर एक आवाज़ बार बार कहती जाती थी, विमाता विमाता विमाता। एकाएक स्वयं उसके बिना जाने उसमें एक परिवर्तन होता है। उसके शरीर पर कुछ छा जाता, रंग की तरह, लाल रंग की तरह, जैसे सूर्य की किरणें एकाएक शीशे में से छनकर आने लगी हों। वह उस प्रतिज्ञा पत्र को फाड़कर गीली नरम भूमि पर पटक देता और अपने बड़े बड़े बूटों से कुचलता जाता, कूटता है, पर जब तक कि वे टुकड़े मिट्टी के नीचे दब नहीं जाते, अदृश्य नहीं हो जाते। मैं क्यों हार मानूं? कोई विश्वास नहीं करता, ना करे। मैं योग्य हूँ, योग्य बनूंगा, रहूंगा। इस चोट को चुपचाप सहूंगा, इस अपमान को पीऊंगा और दिखने नहीं दूंगा, और सारे संसार का विश्वास और आदर पाकर उसे माँ के मुंह पर पटक दूंगा और कहूंगा, यह देख, मैं इसे ठुकराता हूँ।